हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जो स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी है ना, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी और किस तरीके से तैयारी करें और हाउसवाइफ के लिए टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, एग्ज़ाम कब होगा, रणनीति क्या होनी चाहिए, किस टाइप का पेपर पैटर्न वगैरह, मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं। तो देखो, उनका जवाब आप इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं बता दूंगी और मैं बोर्ड के ऊपर बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि एक्चुअल में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब होने वाला है, विज्ञप्ति कब आएगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका मैनेजमेंट किस तरीके से हो तो फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, और हाँ, एक बात पहले ही बता दूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूज़न सबको होता है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें। देखो, मैं दिखूँ या ना दिखूँ, बोर्ड दिखाई देना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं। देखो, स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी के बारे में बात करें कि 2024 हम ये अनुमान लगा के बैठे हैं कि 2024 में हमारा एग्ज़ाम होगा। तो देखो, वैकेंसी कब आएगी, सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही होता है कि भी भर्ती कब आएगी, भर्ती कब आएगी। तो देखो, वैकेंसी कब आएगी तो मैं आपको बता दूँ, ये आएगी अक्टूबर के बाद। अक्टूबर नवंबर के बाद ही वैकेंसी आने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंफर्म हो गया, ठीक है। अक्टूबर के बाद पहला क्वेश्चन यही होता है ना, वैकेंसी कब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम कब तक होगा। तो देखो, वैसे तो मैं आपको ना अपने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अप्रैल के बाद में होगा। तो अभी भी देखो, मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ APRIL, अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, वो चाहे कोई भी महीना हो, लेकिन होगा अप्रैल के बाद। तो हमें तैयारी अपनी अप्रैल तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए, बाद में चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन होगा कंफर्म है कि अप्रैल के बाद ही होगा। तो देखो, अब सब कन्फ्यूज़न ये है कि हमारे आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो तैयारी किस तरीके से करें, समय प्रबंधन कैसे रखें कि हमारी कंटिन्यूटी रहे पढ़ाई में। तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, बाद में क्वेश्चन ये आ जाता है। तो देखो, आगे की रणनीति मैं यहाँ बताऊँगी, लेकिन अब एक बात आ जाती है कि हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, क्या करनी चाहिए। तो देखो, जब तक वैकेंसी नहीं आई है, विज्ञप्ति नहीं आई है, तब तक अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप कर लो, इसका जवाब। और नेक्स्ट बात, देखो, कोचिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेल्फ स्टडी तो आपको करनी होगी, लेकिन जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कोर्स ले लो। और ऑनलाइन कोर्स अगर नहीं लेना चाहते, देखो, ऑनलाइन में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन का बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं और जाकर आना, वहाँ रहना, खाने पीने में बहुत सारा खर्चा हो जाता है। इससे अच्छा ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए अगर आप कोई लेना चाहो तो। वैसे पूछा था कि ऑनलाइन कोर्स कौन सा लेना चाहिए, तो देखो, कलाम, उत्कर्ष या फिर और भी जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसके डेमो क्लासेस देख लो और उसके बाद वो कोचिंग आप लेना, ठीक है। जो भी आप लेना चाहते हैं, कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, पहले उसकी डेमो क्लासेस देखना, ठीक है। तो इसका भी जवाब हो गया। और सेल्फ स्टडी, देखो, किसी भी सिलेक्शन में, किसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारी सेल्फ स्टडी की, क्योंकि जितनी इफेक्टिव हमारी सेल्फ स्टडी होती है ना, उतनी कोचिंग की नहीं होती। क्योंकि कोचिंग वाले कोई हमको गोल को नहीं पिलाएंगे कि ले भाई ये मैटर है, गोल के पिल है, अब तेरा नंबर श्योर है। पढ़ना तो आपको ही होगा, तो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही है। फिर नेक्स्ट है हमारा बुक्स, क्या हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो देखो, एक मैसेज आया था कि फर्स्ट पेपर के लिए गाइड कौन सी लाए। तो देखो, गाइड चाहे आप कोई भी लाओ, चाहे अलग से लाओ, सिकवाल लाओ या कोई भी लेके आओ। देखो, पेनोरमा, राज पेनोरमा, मतलब कोई भी गाइड तो गाइड ही होती है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ, चाहे गाइड लाओ या रबी बुक लाओ, राजस्थान ज्योग्राफी का जो मैटर चेंज हुआ है ना, वो अभी अपडेट करके बुक नहीं आई है, ये मैं पहले ही बता दूँ आपको। फिर कहोगे कि ये बुक बताई थी लेके आ गए, इसमें मैटर नहीं है। तो वो मैटर तो अपडेट अभी किसी बुक में नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी चेंज हुआ है, तो बुक अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो और अब बुक्स की बात है, तो बुक्स की वीडियो में आपको जो भी आपको फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर के लिए बुक्स की होनी चाहिए ना, उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं बुक्स बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आता है मेन की समय प्रबंधन, कि हमें मैनेजमेंट कैसे करें समय का, कि किस तरीके से हम पढ़ें कि हमें हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। क्योंकि देखो, जब विज्ञप्ति नहीं आई हुई होती ना, तब हमारी तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, समय को मैनेजमेंट करके कि हम फिक्स टाइम रखते हैं कि इस समय हम पढ़ेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब वैकेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए जो कंटिन्यू रहे, वो भी मैं बता दूँगी आपको। देखो, ये आपको वॉच दिख रही है, इसमें मैंने 8 लिखे हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये मैंने वैसे तो बता चुकी हूँ, लेकिन मैं वापस से सही तरीके से सब कुछ बता रही हूँ। तो देखो, अगर सबसे पहले हाउसवाइफ की बात करती हूँ कि अगर वो 8 घंटे घर का काम करती है, 8 घंटे सोती है, तो भी उसके पास 8 घंटे बचते हैं।
इसमें से भी अगर वो 4 घंटे बच्चों के लिए भी निकाल दे बीच बीच में से, क्योंकि हाउसवाइफ को टाइम छोटे छोटे स्लॉट में मिलेगा, एक साथ 2 4 5 घंटे 7 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, 2 घंटे का मिल सकता है, 3 घंटे का मिल सकता है। अगर वो मॉर्निंग में जल्दी उठे या नाइट में बच्चे के सोने के बाद पढ़े तो उसको कंटिन्यू टाइम मिल सकता है। दिन में तो उसको देखो छोटे छोटे स्लॉट में ही टाइम मिलेगा। ये हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ। और जो जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब, वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो देखो 8 से 10 घंटे की उनकी जॉब हो सकती है, 8 से 10 घंटे की, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर है, देखो टाइम ज़रूर नहीं कि वो 8 घंटे, कभी कभी 10 घंटे भी लग जाते हैं, आने जाने में भी समय लग जाता है, ठीक है। और 8 घंटे वो सोए तो देखो 6 घंटे तो वो भी निकाल सकते हैं। उसमें से भी अगर वो थक हार जाते हैं कि थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है तो कम से कम 5 घंटे तो जॉब करने वाले भी निकाल ही सकते हैं। तो वो मॉर्निंग में निकाल सकते हैं, नाइट में निकाल सकते हैं, या फिर दिन में। मतलब देखो अगर फील्ड का काम होना तो दिन में टाइम नहीं मिलता, ऑफिस का काम होना तो दिन में वो एक आध वीडियो देख सकते हैं जॉब करने वाले। और जो टीचिंग लाइन में है कि प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग लाइन में है तो देखो वो उनकी पढ़ाई तो अच्छी होगी, क्योंकि वो वहाँ जाके पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे से अपना सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं, वहाँ पढ़ाएंगे वही तो चीज़ आएगी, ठीक है। अब बात है ऑनलाइन स्टूडेंट, जो ना तो देखो हाउसवाइफ है, ना मैरिड है, और ना ही कोई जॉब करते हैं। उनके पास तो समय जितना पढ़ो उतना कम है। देखो पढ़ाई के लिए कोई ना एक समय नहीं होता है कि बीसी समय हम पढ़ें कि इतने घंटे पढ़ें, वो नहीं होता। स्टूडेंट चाहे जितना पढ़ना चाहे ना पढ़ सकता है। ज्ञान का अर्जन तो देखो जितना करो उतना कम है। तो स्टूडेंट के पास तो बहुत सारा समय होता है, लेकिन उसको मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, किस तरीके से प्रबंध करें कि उसको मतलब कंटिन्यू रहे, उसकी पढ़ाई इफेक्टिव हो और नंबर मतलब आ जाए, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और देखो किस भर्ती की तैयारी करें वो भी बता दूँ तो देखो सिलेबस निकाल के आप चीज़ देखो कि आप कौन सा कर पाओगे और किसके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए। अब आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो देखो पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होंगे फर्स्ट ग्रेड में। पहले प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 150 अंकों का होगा। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 300 अंकों का होगा। उसके बाद 40% की अनिवार्यता रखी हुई है कि 40% तो दोनों में लाना है, फर्स्ट पेपर में भी 40%, सेकंड में भी 40%। जो इस बार 2022 में हुआ था, देखो 40% की वजह से उन्हें कितना दिक्कत हो गई थी कि फर्स्ट पेपर में 40% नहीं लाने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा ही सेकंड पेपर में भी है कि अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करते हो और सेकंड पेपर में नहीं लाते हो ना, तब भी आपको देखो मतलब बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 40% तो लाना ज़रूरी है, और वो किस तरह से आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। और देखो 110 प्लस या 100 प्लस नंबर कैसे लाते हैं उनके लिए मैंने आपको बुक्स भी बता दी है और तैयारी करने का तरीका भी बताया है, और आज जो बता रही हूँ वो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब देखो पहले बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की, ठीक है। देखो एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है साइकोलॉजी आती है 60 नंबर की। लेकिन देखो अभी है ना मतलब पैटर्न चेंज कर दिया ना एग्ज़ाम का, तो ज़रूरी नहीं है वो 60 नंबर की है, 70 या 80 की भी आ सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया तो उसमें हुआ आगे पीछे ना, तो देखो कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, आपको दोनों चीज़ें तैयार करनी होगी। सब्जेक्ट देखो आपका कोई भी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, जो भी हो, आपका सब्जेक्ट को भी आपको टाइम देना होगा और साइकोलॉजी भी आपको पढ़नी ही है, ठीक है। किस तरीके से पढ़नी है वो बताऊँगी, लेकिन इसमें 2 चीज़ होती है। और फर्स्ट पेपर में देखो मैनेजमेंट, वैसे तो देखो अंकों का विभाजन किया हुआ था, लेकिन 2022 में पेपर हुआ उसमें सब इधर उधर हो गया था। मतलब वो समय मतलब जो क्वेश्चन पेपर में जो अंक का विभाजन था ना वो चेंज हो गया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रबंधन आपके 30 नंबर की आए यानी कि 15 क्वेश्चन आए, या फिर हिस्ट्री 15 क्वेश्चन आए यानी कि 30 नंबर की, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कितनी भी आ सकती है। लेकिन देखो ज़्यादा की बात करें ना कि ज़्यादा नंबर की कौन सी चीज़ें हैं, तो देखो एक मैनेजमेंट, इतिहास, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, गणित, सांख्यिकी, इन सबको मिला के 12 क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर। तो देखो हम आराम से कैसे नंबर ला सकते हैं, अगर ये 30 नंबर की है, ये 30 नंबर की है और ये 20 नंबर की है, तो 60, 70, 80 नंबर की ये हो गए और 24 नंबर का ये हो गया। देखो 100 प्लस नंबर तो अपन यहाँ आसानी से सारी चीज़ें छोड़ कर करें ना तो भी ला सकते हैं। लेकिन इसमें भी ज़रूरी नहीं कि देखो मैथ्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं या रीजनिंग के, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। देखो एक तो राजस्थान भूगोल है, राजनीति है, साइंस है, मतलब इनमें से भी तो हम करेंगे ना, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे करना, हमको किस तरीके से पढ़ें कि ये सारी चीज़ हो जाए। लेकिन मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर हम इतनी सी चीज़ें भी अगर ढंग से कवर करते हैं ना तो 100 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 40% का क्राइटेरिया आराम से कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से ये बता दिया।
अब कन्फ्यूज़न रहती है भाई समय, हम किस समय पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, शाम को पढ़ें या नाइट में पढ़ें। ये कन्फ्यूज़न देखो सबके होता है कि ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कब होती है, कब अच्छे से हम ढंग से पढ़ें। क्योंकि देखो हम लोग सोचते हैं कि सुबह उठते तब अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी अच्छी हो। कोई कोई लोग होता है ना, कोई नाइट फाइटर होता है कि नाइट में ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव पढ़ाई करते हैं। देखो सुबह की पढ़ाई अच्छी मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ ना सुबह की इफेक्टिव होती है। जब हम सो के उठते हैं ना, तब हमारा दिमाग पूरी तरीके से मतलब फ्रेश होता है। तो जो चीज़ हम याद करते हैं ना सो के, अगर हम दिन में सो के रात को पढ़ते हैं ना, तब भी हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसको रिलैक्स मिल चुका होता है। अब वो पूरा तरोताज़ा होता है कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए। इसलिए कहते हैं सोने के जस्ट बाद जो चीज़ पढ़ते हैं ना, वो बहुत अच्छे से याद होती है। या फिर सोने से पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ ना हमारे सपनों में घूमती है। जैसे हम कोई मूवी देख के सोते हैं तो सपने में, जैसे कि हॉरर मूवी देख लेते हैं, रात को आता है ना कि मेरे सपने में भूत आया था। तो ऐसा होता है कि जो चीज़ हम सोने से पहले देखते हैं या सोने के जस्ट बाद जब हम उठते हैं और हम देखते हैं ना, तो वो चीज़ हमें याद रहती है। ठीक है, देखो पढ़ना कैसे चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट के लिए बताऊंगी। अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ओनली स्टूडेंट, ना तो जॉब है ना हाउसवाइफ है, कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ पढ़ने का समय, तो देखो उन्हें सबसे ज़्यादा तो ना मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। मॉर्निंग में जल्दी उठ के, ठीक है, मॉर्निंग में जब 4-5 घंटे जो भी पढ़ लिए, उसके बाद आपको जो काम करना है करो, 2-4 घंटे रिलैक्स करो, जो भी करो, फिर 2-4 घंटे, यानी कि देखो वो अपने 8 से 10 घंटे निकाल सकते हैं। कौन? जो ओनली स्टूडेंट है वो 8 से 10 घंटे आराम से पढ़े। अगर वो कंटिन्यू, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए वो भी मैं बता दूंगी। अब रही बात जो जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए, तो देखो उनके लिए जैसे मैंने आपको टाइम बताया कि या तो मॉर्निंग में जल्दी उठो या नाइट में पढ़ो। दिन में उनको टाइम मिलेगा नहीं, शाम को उनको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि वो भी देखो थके हुए आ रहे थे, वो भी एक इंसान है। ठीक है, तो देखो जब रात को सो के सुबह उठते हैं तब मतलब अच्छे से उनको याद हो सकता है, तो वो मॉर्निंग में उठ के पढ़े जो जॉब करते हैं वो। और एक नाइट में जब शाम को वो आ जाते हैं तो 1-2 घंटे जब रिलैक्स हो जाते हैं, तो नाइट में थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। अब ये मत कहना कि भाई रात को हम अगर 2 घंटे पढ़ेंगे तो सुबह कैसे उठेंगे। देखो सिलेक्शन लेना है ना, तो कुछ कोशिशें आपको करनी होगी। ठीक है, देखो मतलब त्याग करना ज़रूरी नहीं है, पर मेहनत करना ज़रूरी है। ये कहता ना भाई किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी नहीं है, मेहनत करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो और हाउसवाइफ के लिए बात रही, तो देखो हाउसवाइफ तो को मॉर्निंग में उठना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में देखो एक तो उनका काम बहुत होता है, 6 बजे के बाद या 5:30 के बाद उनके काम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो देखो काम शुरू हो जाता है तो वो पढ़ेंगी कब, तो सुबह 1.5 से 2 घंटा तो वो कोशिश करेगी निकालने के लिए, क्योंकि सोने के बाद जब वो सुबह उठती है तो फ्रेश माइंड होता है, और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर वो अपनी पढ़ाई को देगी ना, तो उनका सिलेक्शन होगा। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना कि भाई हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, घर का काम है, तो एक बात बता दूँ, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है और मैं भी तैयारी करती हूँ। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड की ही कर रही हूँ। मेरा टारगेट तो फर्स्ट ग्रेड की है, लेकिन मैं ऑल टीचिंग एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि देखो सिलेक्शन चाहिए, जॉब चाहिए, हम भी अपनी कोई वैल्यू बनाना चाहते हैं। हाउसवाइफ को मतलब यूँ कोई कुछ मानता नहीं है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। मैं ऐसे कमेंट देखती हूँ तो मुझे ऐसा पता चलता है कि यार ऐसी भी कोई ज़िंदगी है। तो किस तरीके से हमें करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। हाउसवाइफ को देखो एक तो मॉर्निंग में उठना चाहिए, और दिन में जो छोटे छोटे स्लॉट, जैसे बच्चा सो रहा है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देनी चाहिए। यूँ नहीं कि बच्चा सो रहा है चलो घर का काम करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर वो वैसा ही काम करेंगे ना, तो भाई देखो सिलेक्शन का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जब वो पढ़ाई नहीं करेगी, अपना सिलेबस समय पर कवर नहीं करेगी, तो किस तरीके से होगा, हैं? सही बात कह रही हूँ ना। तो देखो एक तो मॉर्निंग में और एक छोटे छोटे स्लॉट में दिन में और शाम में टाइम मिलेगा। सुबह जल्दी उठ के, दिन में जब बच्चा सो रहा हो तब पढ़ो, शाम को जब चाय नाश्ता या जो भी आप मतलब घर में तैयार करती है ना। दिन में देखो किसी किसी के दिन में खाना भी बनता है, जैसे मॉर्निंग में नाश्ता बन गया तो दिन में खाना बनेगा। लेकिन जैसे कि मेरे जैसे भी लोग हैं ना, जो सुबह एक बार खाना बना लेते हैं, टिफ़िन दे के भेज देते हैं, तो उसके बाद दिन में खाना नहीं बनाते। ठीक है कि शाम को थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह हो जाए, तो उसमें होता है थोड़ा सा टाइम कि ठीक है भाई जो भी आपको खाना पीना हो शाम को 4 बजे की चाय के साथ, तो उस समय आप चाय बनाते हुए वीडियो तो देख सकते हो ना, जो चीज़ आपने नोट्स बनाए हैं तो उनकी वीडियो देख लो। ठीक है, और अब बात रही रात की, जब बच्चे सो जाए तो कम से कम 1 घंटा पूरे दिन में सुबह से लगा के शाम तक जो आपने पढ़ा है उनका रिवीजन करो। देखो पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ का एक पेपर भी पढ़ते हो और उसका अच्छे से रिवीजन करते हो ना, तो उसमें से आया हुआ क्वेश्चन आप कभी नहीं छोड़ोगे, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा महत्व रखता है हमारे लिए। तो देखो इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब इसको देखो हम किस तरीके से ये कैसे बांट सकते हैं। तो देखो हमें अभी देखो जैसे कि अपना तो एक शेड्यूल चल ही रहा है कि हम हिस्ट्री के रोज़ के 3 पेज पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स अभी हमारे
चल रही नहीं है, लेकिन मैथ्स सांख्यिकी ये चीज़ हमारे चल रही है कि पहले मैथ्स का हो जाए फिर सांख्यिकी रीजनिंग, ये हमारे कंटिन्यू चल रहा है। तो देखो ये चीज़ चल रहा है, यानी कि हमारे 24 नंबर की तैयारी ये हो रही है और हिस्ट्री में 30 नंबर की तैयारी ये हो रही, यानी कि 30 और 24 54 नंबर की तैयारी हमारे अभी चल रही है फर्स्ट पेपर में, सही है ना। और साथ में हम टेस्ट पेपर भी देते हैं, टेस्ट सीरीज करते हैं ना, कोई क्वेश्चन पेपर करते हैं जीजीडी से जैसे ज़्यादा करते हैं लोग। और जीजीडी मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, अगर आप जिस बुक से पढ़ना चाहते हो ना तो उसको थोड़ा थोड़ा समय दो, तो इस तरीके से आपको करना होगा। और देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी कर रहे हैं और अपने सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक हम डेली ले रहे हैं और रिवीजन के साथ, और संडे संडे हम टेस्ट दे रहे हैं। संडे संडे सिर्फ रिवीजन और टेस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप बताओ मेरे को कमेंट करके कि जो चीज़ हमारे चल रही है डेली टारगेट वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और जो चीज़ मैंने ये आज बताई है कि इस तरीके से करना चाहिए वो आपको इफ़ेक्टिव लग रहा है या नहीं। क्योंकि देखो इस तरीके से की हुई चीज़ हमारे एग्ज़ाम तक, अगर हमारे अप्रैल के बाद एग्ज़ाम होता है या वैकेंसी भी आई नहीं है, तो हमारे देखो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम रोज़ के 3 पेपर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 30 दिन में हमारे 60 पेपर अच्छे से हो जाएंगे, हैं। तो 60 पेपर यानी कि 2-4 टॉपिक तो हमारे है ना, तो 2-4 टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने टेस्ट भी बार बार किए। तो देखो अगर हम इस तरीके से कवर करेंगे ना तो हमारी 101% है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट भी अगर कोई दे रहा ना तो उनका सिलेक्शन 101% है। और इस बार सिलेक्शन लेना है, और लेडी लाइफ की फैमिली मेम्बर 101% सिलेक्शन लेंगे अगर वो इस तरीके से चलेंगे। हाउसवाइफ देखो अगर आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से हो तो उनकी बुक्स, सिलेबस, टेस्ट पेपर सारे अपने पास रखो, और किस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप तैयारी करके देखो। देखो जो मैंने बताया इसके अलावा आपकी अगर कोई अलग रणनीति है तो आप उस तरीके से चलना चाहते हो तो आप चलो, बस सिलेक्शन होना चाहिए, रणनीति चाहे कुछ भी हो। देखो जो लोग रणनीति नहीं बना पाते या कंफ्यूज रहते हैं ना कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं, अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कैसे पढ़ें, उनके लिए ये चीज़ कारगर साबित होती है, क्योंकि उनको एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। और देखो एक पढ़ने का तरीका ये भी हो सकता है हमारा कि फर्स्ट पेपर में देखो जैसे कि शैक्षिक प्रबंधन हो गया और इतिहास, ये चीज़ ले ली। अब देखो मतलब राइटिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं नीचे बैठी हूँ और बोर्ड को एक स्टैंड पे सिर्फ रख रखा है, अभी लगाया हुआ नहीं है। ठीक है, देखो जैसे कि हम हिस्ट्री ले रहे हैं, जिस दिन हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम मैनेजमेंट ले लेंगे, या फिर जो हमारे मैथ्स चल रही है मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी तो हम मैनेजमेंट ले लेंगे। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे, दूसरा कंप्लीट होता है तीसरा ले लेंगे, और एक को रोज़ 15-20 मिनट के लिए रिवीजन में रखेंगे और का टेस्ट देंगे, तो कितने अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। ये तरीका बता रही। और सेकंड स्लॉट में हम हमारा सब्जेक्ट रख रहे हैं, सब्जेक्ट का रोज़ एक एक टॉपिक या एनसीईआरटी करते हैं, तो हमारी कितनी इफेक्टिव तैयारी हो रही है। साथ में हम टेस्ट भी दे रहे हैं, बुक्स वगैरह सब मैंने बता दी है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर देखो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके आपको वीडियो समझ में आते हैं और वो कितना आपके लिए प्रभावी होता है, कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरीके से ये चीज़ आपके लिए कारगर साबित होती है या नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू, जय श्री राम।